नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट सक्सेस। आज इस वीडियो में हम गुटनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। इसका उदय कैसे हुआ या अस्तित्व में कैसे आया, इसका अर्थ क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं और इनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में लाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है नॉन अलाइनमेंट का। सबसे पहले जानते हैं कि यह अस्तित्व में कैसे आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में बढ़ चुका था। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उनके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में तो विश्वास ही नहीं रखते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को ही अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ तो जोड़ना ही नहीं चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में बदल करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति गुटनिरपेक्षतावाद एशिया के नवजागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू कर दिया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए, वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का पालन करना शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीनों तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया। फिर इसके बाद इसकी मीनिंग को देखते हैं तो नॉट ज्वाइन एनी फैक्शन इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। किसी भी गुट में शामिल न होना ही गुट निरपेक्षता है। रही बात इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया था जो किसी भी शक्तिशाली गुट में या किसी सैनिक गुट में शामिल नहीं है वही इसमें गुट निरपेक्षता में शामिल हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत परिवर्तन आया और सदस्य देशों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इसकी परिभाषा कुछ निश्चित तो रह ही नहीं गई। फिर उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स दैट इनकरेज नैम। गुटनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले या प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है कोल्ड वार। कोल्ड वार हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कोल्ड वार के कारण गुटनिरपेक्षता को बहुत प्रोत्साहन मिला। कहीं ना कहीं कोल्ड वार ही मुख्य रीज़न था गुटनिरपेक्षता का। फिर अगला है साइकोलॉजिकल कंपल्सन। नए स्वतंत्र राष्ट्रों को लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व में व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों को दूसरे विश्व युद्ध से तो पहले कभी प्राप्त ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद अगला देखते हैं स्टे अवे फ्रॉम मिलिट्री ग्रुप्स। सन 1945 के बाद ही संसार में दो गुटों का उदय हो चुका था और सन 1945 से 50 के बीच में एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय भी चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूरा अवसर ही नहीं मिल पाता था और ये सदैव के लिए दब करके रह जाते थे। फिर अगला है द डिज़ायर टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और ना ही दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए ही बाध्य हैं। फिर अगला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। जाहिर सी बात है, जो देश स्वतंत्र हुए थे वो जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको दोनों देशों की सहायता की आवश्यकता थी। यदि वे किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरा गुट उनका विरोधी बन जाता, इसीलिए वो जो है गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला। फिर आगे देखते हैं अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं गुट निरपेक्षता की। तो पहली है बोथ फैक्शंस रिकॉग्नाइज नैम। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि दोनों ही गुट निरपेक्षता को मान्यता नहीं दे रहे थे, उनको ये सब ढोंग लगता था। लेकिन 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद पश्चिमी गुट ने तो 7वें दशक में जाकर के
इसको एक्सेप्ट किया। फिर अगला है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना। जिस टाइम कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम यही डर था कि कहीं कोल्ड वार हॉट वॉर में न चेंज हो जाए, इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति ने संघर्षों को बहुत हद तक टाला भी। फिर अगला देखते हैं कोल्ड वार स्क्रिप्चर्स प्रिवेंट वॉर, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना के लिए कार्य करने को तैयार थे और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच गलतफहमियां दूर करने में सहायता भी मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध का उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्ति के जानबूझकर उस राह पर चलने से वह शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकती थी, और यदि वह शस्त्र युद्ध में परिणत होती तो थर्ड वर्ल्ड वार तो हो ही जाता। फिर अगला है प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिक्लेरेशन एंड वेपन कंट्रोल, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उससे लोगों को यह भूलने नहीं दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र नियंत्रण को बढ़ाना, उसकी बेलगाम दौड़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है। फिर अगला है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर वर्ल्ड सोसाइटी, विश्व समाज के लिए एक उन्मुक्त वातावरण का निर्माण करना। गुटबंदी की विश्व राजनीति के दमघोटू राष्ट्र समाज में गुटनिरपेक्षता ताजी हवा का एक झोंका लेकर आया था। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई थी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के बहुत प्रयास किए और इससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला समाज बन गया। अगला है पैराडिग्म ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नेशनल नेचर, अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में से एक यह भी है कि उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब ने अरब समाजवाद का। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कोल्ड वार क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा कैसी है, इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या है और इस पे क्या क्या प्रेशर बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपना कोई व्यू देना चाहते हैं या इसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना व्यू ज़रूर दीजिए। आपके व्यू का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।